आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आदाब, वेलकम। और मैं हूं तलत अजीज, आपका मेजबान यानी कि होस्ट ऑन कारवाने गजल 92.7 बिग एफएम पर। और आज मैं आप सबको एक खास दावत देना चाहता हूं ये स्पेशल एपिसोड में, जो है विमेन स्पेशल। ये जो खास एपिसोड हम कर रहे हैं आज, दिस इज डेडिकेटेड, यानी कि औरतों की जो ताकत है उसको डेडिकेट करते हुए हम आपको ऐसे ऐसे नगमे, ऐसे ऐसे गाने सुनाएंगे, और साथ साथ ऐसे ऐसे सिंगर्स, विमेन सिंगर्स, लेडी सिंगर्स, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में जो एक जमाने में मेल डोमिनेटेड थी, अपना मकाम बनाया, और ऐसा बनाया कि आज तक वो मकाम बरकरार है। एक शेर याद आता है मुझे, सुनिएगा। हम खुद तराशते हैं मंजिल के रहो संग, हम वो नहीं हैं जिनको जमाना बना गया। क्या बात है ना। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। वाह, क्या बात है। औरत के कई रूप होते हैं। सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे पवित्र या पाक जो रिश्ता होता है वो माँ का होता है। माँ, उसके बाद बीवी, माशूक, बहन, बेटी। एक खास बात हर पहलू को लिंक करती है कि औरत की जो ताकत है ना, बज़ाहिर में वो वीक नजर आती है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो मर्द से ज्यादा ताकतवर है। सब्र जो कहते हैं ना, सब्र का मादा जो औरत में होता है वो मर्द में नहीं होता। आज हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आपको हम ऐसे ऐसे फनकारों से, लेडी सिंगर से मिलाते हैं जो दुनिया में अपना उन्होंने एक ठोस मकाम बनाया, जैसा कि लता मंगेशकर साहिबा, आशा भोसले साहिबा, फरीदा खानम साहिबा, नूर जहां, बेगम अख्तर साहिबा। ये ऐसे ऐसे नाम हैं, दिग्गज नाम, कि आज वो औरत हैं या मर्द हैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मकाम, अब उनका नाम बस गढ़ चुका है। जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। क्या बात है। अब लता जी के बारे में मैं क्या बताऊं। लता मंगेशकर एक इंस्टीट्यूशन है इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। उनसे बड़ा सिंगर या उनसे बड़ी हस्ती मेरे ख्याल से दुनिया में, हमारे म्यूजिक में कोई नहीं है। तो यहीं पर खास बात ही होती है कि एक, जब वो कोल्हापुर से आई, जब वो छोटी सी थी, तो कैसे उन्होंने मेहनत की होगी, क्या उनके डेडिकेशन क्या था, क्या लगन थी। और उस जमाने में मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री थी। एक छोटी सी लड़की, वो मेहनत कर करके, अपना काम कर करके, अपने काम के जरिए, अपनी आवाज के जरिए अपना मकाम बाकायदा ठोस बनाया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। कोई सिफारिश नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ अपना खुदा, अपना काम, अपना करेज, वो जो अपनी जो काबिलियत है उसमें भरोसा। तो ये औरत का कमाल है। बहुत सारे लोग आते हैं, चंद दिन के बाद धक्के खा के वो टूट जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ना, आज भी लता मंगेशकर का नाम लें तो सारी दुनिया जानती है कि लता मंगेशकर कौन है। लता मंगेशकर भारत रत्न है, और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी डेडिकेट कर दी म्यूजिक के लिए, और हर किस्म के गाने गाए। ये भी नहीं कि एक किस्म का या गज़ल गाए, फिल्म के नगमे गाए, रोमांटिक, हैप्पी, सैड, जो कहें हम, और हर किस्म के गाए। लेकिन गज़ल में भी आपको एक बात बताऊं, एज ए गज़ल सिंगर मैं आपको बताता हूं कि गज़ल को गाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि गज़ल को समझना, उसके मिजाज को समझना एक अलग बात है। लता जी ने फिल्मों में और प्राइवेट एल्बम्स में बहुत खूबसूरत गज़लियात गाई, और उनका एक ख़ास रिश्ता था। आपको पता है कि मदन मोहन साहब, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर और मारूफ कंपोज़र गुजरे हैं, मदन मोहन साहब ने गज़लियात को फिल्मों में बहुत पॉपुलर किया। उनका और लता जी का एक ख़ास रिश्ता था कि लता जी मदन भैया कहती थी। और एक मुझे वाक़या उन्होंने सुनाया कि बहुत बार मदन साहब जो है म्यूज़िक ट्यून सुनाते थे लता जी को, और कहते थे, लता तुम, ये ट्यून है, ये खाका है, अब इसको तुम जैसा गाओगी मुझे यकीन है कि अच्छा ही गाओगी। कि लता जी वो सुनती थी, और जब वो रिकॉर्ड करती थी तो रिकॉर्डिंग के बाद मदन साहब जाते थे, बोलते भाई ये कैसे हुआ, एक्सपेक्टेशन रखा था मैंने, तुम बिल्कुल वैसे ही या उससे ज़्यादा ही आप बहुत खूबसूरत गा गई। तो एक ख़ास रिश्ता था। आप मुझे सुन रहे हैं, ऐसे औरतों के बारे में बात कर रहा हूँ जो म्यूजिक की फील्ड में, जो मेल डोमिनेटेड फील्ड थी, उसमें उन्होंने ऐसा ठोस मकाम बनाया कि शायद कोई बना सके। अब एक और शख्सियत के बारे में बात करना चाहूंगा। उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मिसाल ऐसी होगी जैसे कि सूरज को रोशनी दिखाना। बेगम अख्तर साहिबा,
जब उन्होंने शुरुआत की तो उनका नाम था बेगम अख्तर नहीं, अख्तरी बाई फैजाबादी। फैजाबाद की पैदाइश थी इनकी, यूपी में। यंग थी तो वो उन्होंने काफ़ी महफिलों में गाया और एक उनका एक मकाम बनता गया, पॉपुलैरिटी बनती गई। उन्होंने गाए और फिर मशहूर हुई वो। और उसके बाद एक ऐसा वक्त आया, उनकी शादी हो गई। बैरिस्टर साहब थे उनके शौहर, और जैसा कि उस ज़माने की बात है और कल्चर की बात है, एक मुस्लिम घर लखनऊ में उनकी शादी हुई। और उनके हस्बैंड ने कहा कि भाई देखिए, हमारे ख़ानदान में हमारी औरतें पब्लिक में नहीं गाती, अगर आपको गाना है तो आप घर में गाइए, अहलो अयाल यानी कि दोस्त अहबाब के आपस में गाइए। आपको यकीन है क्या हुआ? बेगम अख्तर, जो अब बेगम अख्तर हो चुकी थी, वो बीमार पड़ गई। इतनी बीमार पड़ी कि कई हकीम आए, कई डॉक्टर्स आए, और वो परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनकी बीमारी का क्या सबब है। फिर बैरिस्टर साहब को किसी ने कहा, देखिए बैरिस्टर साहब, मेरा ख्याल है ये बहुत मुतासिर हो चुकी है आपकी ये पाबंदी से। क्योंकि देखिए, फनकार जो होता है ना, फनकार को जब तक अपनी ऑडियंस के सामने गाने का मौका नहीं मिलता और ऑडियंस से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ऑडियंस से वो दाद नहीं मिलती, तो अधूरा रहता फनकार। तो बेगम अख्तर साहिबा वही थी। फिर जब इजाज़त मिली तो बस आज़ादी के साथ उन्होंने अब परवान लगाया। क्या कहते हैं कि शाहीन की तरह, जो वो एक परिंदा होता है, एक मिथिकल परिंदा जो ऊंचाइयों पर उड़ता है, शाहीन उसका नाम होता है। तो ये शाहीन बनकर मौसीकी और गज़ल की दुनिया में खुसूसन शाहीन बनकर उड़ती रही। सरोजनी नायडू उनकी बहुत ख़ास परस्तार थी। एक ख़ास बात थी बेगम साहिबा की कि इन्होंने किसी और की कॉम्पोजिशन नहीं गाई, सिर्फ जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना होगा, खयाम साहब की कॉम्पोजिशन उन्होंने गाई, वो भी ख़ास तौर पे खयाम साहब को बुलाकर। और उन्होंने कहा कि खयाम साहब ने मुझे जो गवाया, ऐसा लगा, जब उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी जब की बात है, खयाम साहब ने मुझे जो गवाया, मुझे 24 साल की उम्र की आवाज़ में उन्होंने गवाया और बहुत खूबसूरत गवाया। और एक छोटी सी बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता एक्चुअली। जब वो गाती थी तो उनकी आवाज में एक पत्ती लगती। पत्ती मतलब जैसे कि आपका गला, आपको जुकाम है तो आपकी आवाज ब्रेक होती है ना, तो वो एक्चुअली ऐप समझा जाता है। लेकिन बेगम साहिबा की आवाज में जो पत्ती लगती थी वो भी सुर में लगती थी, यह यकीन की बात कीजिए। ये जब गाते थे तो मैंने सुना है, मेरी मुलाकात तो हो नहीं पाई, अपनी धुन में बैठे रहते थे और बाजा लेकर बस शुरू हो जाते, एक बाजा और एक तबला, एक सारंगी, और ऐसे ऐसे राग बेस्ड गजलियात गाई इन्होंने। और इनका इंतकाल या इनकी जो वफात जो कहते हैं उर्दू में, इंतकाल या इनकी डेथ, कैन यू इमेजिन, इनका इंतकाल स्टेज पर हुआ 1974 में गाते हुए। और आयरॉनिकली गजल थी, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवाने। उल्टी हो गई सब तदबीरें मतलब जो भी काम, कोशिशें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवाने काम किया। इट्स सो आयरॉनिकल कि एक फनकार स्टेज पर 1974 में गा रही थी लखनऊ में कॉन्सर्ट में, और वहीं पर उनको हार्ट अटैक हुआ और शी पास्ट अवे। बट वो तो चली गई, लेकिन उनका काम वो नहीं जा सकता, वो तो जिंदा है। अगर आप किसी वजह से हमारा ये प्रोग्राम नहीं सुन पाए या आधा सुन पाए किसी वजह से, नेक्स्ट वीक सैटरडे को इसी वक्त 9 o'clock to 11 PM आप यही प्रोग्राम सुन सकते हैं। और ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपने संडे मिस किया तो नेक्स्ट सैटरडे कारवान गज़ल आपके लिए हाजिर है 9 o'clock to 11 PM। कारवान को आगे बढ़ाते हैं, अब एक और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। देखिए, ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए ज़िद की जाए और वो आपको न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़िद, लेकिन होना चाहिए सच्ची ज़िद, नाजायज़ नहीं, जायज़। इसकी मिसाल हैं इकबाल बानो। ये बहुत बड़ी फनकारा हैं, थीं, अब तो है नहीं दुनिया में, लेकिन थीं। और इन्होंने भी अपनी ज़िद से सारी दुनिया को अपने फ़न से आशना कराया। अब देखिए, पाबंदियाँ समझिए, पाबंदी यानी कि रिस्ट्रिक्शंस क्या थी इन पर। ये जब गाना शुरू की तो उन्होंने ऐसे ऐसे नगमे और ऐसे ऐसी नज़में उन्होंने गाए जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, जैसे कि फैज़ अहमद फैज़, रेवोल्यूशनरी पोइट्स, इनके ऐसे ऐसे कलाम उन्होंने गाए कि विच वेर अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, द गवर्नमेंट समझिए। तो हुआ ये कि होते होते एज ए यंग गर्ल ये पॉपुलर होती गई, तो एस्टैब्लिशमेंट में ऐसी बात फैली कि भाई ये तो बहुत हमारे ख़िलाफ़ ये गा रही हैं, कि इन पर एक बैन लगा दें। और बैन भी कैसा कि ना वो टेलीविज़न या रेडियो या कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं गा सकती। अब सोचिएगा कि जब गवर्नमेंट खुद आप पर बैन लगा दे कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ना आपके गाने बजेंगे रेडियो पर, ना टेलीविज़न या कोई भी पब्लिक मीडिया पे, तो आप करोगे क्या? नहीं, इकबाल बानो ने हार नहीं मानी, उन्होंने पब्लिक परफॉर्मेंस के बजाय अंडरग्राउंड परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। और होते होते वहाँ से जो एक लहर फैली,
इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई इनकी कि जो लोग इन पर बैन लगाए थे वो खुद इनको सुनने के लिए चुप कराते थे जी। और होते 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 ये हुआ कि फाइनली वो बैन निकाला गया। इनकी एक बहुत मशहूर गाई हुई नज़म कहूँगा, नज़म भी नहीं है एक्चुअली, ये नारा है। फैज़ अहमद फैज़ आप जानते हैं, उन्होंने एक नज़म या नारा मैं कहूँगा, रेवोल्यूशनरी क्राई, उन्होंने लिखा था कि हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इसको इकबाल बानो ने सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। देखिए, फैज़ अहमद फैज़ एक मर्द, बहुत मशहूर पोएट, लेकिन इनकी नज़म आम जनता तक पहुंची एक औरत की आवाज़ में, और वो औरत थी इकबाल बानो, और वो आज सारी दुनिया सुनती है। तो ये है औरत की ताकत। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, वाह, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। और एक ही आवाज आप जहन में आएगी, वो है आवाज आशा भोसले। आशा भोसले कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, सारी दुनिया जानती है। इतने सालों से उन्होंने क्या क्या नहीं किया और कर रही हैं अब तक, ये कमाल की बात है। शी इज सो यंग एट हार्ट कि आज भी वो, आप चाहे कैबरे का नंबर लीजिए या गजल लीजिए या फिल्म का नगमा या कोई फोक गीत हो या कोई नाट्य संगीत, मराठी नाट्य संगीत हो, कोई भी संगीत हो, रॉक हो, पॉप हो, रैप हो, मतलब कोई म्यूजिक का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा, और कर रही हैं अभी। दैट इज द ब्यूटी, शी इज सो यंग एट हार्ट। आशा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, बस ये कहूँगा कि तेरी मिसाल ये है कि तू बेमिसाल है कि तेरी मिसाल ये है कि तू बेमिसाल है, तुझको कहाँ से लाऊं तुझे सुनने के बाद। मेरा भी शर्फ हासिल हुआ है आशा जी के साथ थोड़ा बहुत काम करने का। एंड आपको बताऊं कि आई हैड एन एक्सपीरियंस। मैं एक गज़ल रिकॉर्ड कर रहा था फिल्म के लिए, ख़याम साहब की मौसीकी थी। फिल्म का नाम था लोरी, सागर सरदी साहब की फिल्म थी। तुम्ही से रोशन है रात मेरी, तुम्ही से रोशन हुआ, तुम्ही से रोशन है रात मेरी, तुम्ही से हर दिन हुआ सवेरा, ये नगमा था। और आशा जी मेरे साथ खड़ी हैं, बोली चलो 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 इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी, शी इज़ ऑलवेज यंग एट हार्ट। और जब एक बार मैंने आशा जी से पूछा कि आशा जी आपको कैसा लगता है हमारे जैसे सिंगर्स या यू जूनियर्स के साथ गाने, बोली नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, जूनियर सीनियर कोई नहीं, जब मैं माइक पर जाती हूँ तो सब एक होते हैं। एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट माइक्रोफोन पर जब सिंगर जाता है तो वो सिर्फ उसका फन और उसका काम बोलता है, तो ये ऑनेस्टी है। दैट इज़ द स्पिरिट शी हैज़ इवन टुडे। इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम किया था गुलाम अली साहब के साथ, मेराज गज़ल उसका टाइटल था, 1985 में। उस एल्बम के लिए इन्होंने कितना रियाज किया था मैं जानता हूँ। हालांकि आशा जी का गला तो इतना तैयार है कि वो कोई भी गाना गा सकते, लेकिन बाकायदा उन्होंने रिहर्सल्स किए और कई दिन स्टूडियो में जाने से पहले गुलाम अली भाई की ये कॉम्पोजिशंस उन्होंने बाकायदा रिहर्सल करके जब स्टूडियो में गई और ऐसा गाई कि वो आज एक बेंचमार्क हो गया गज़ल की दुनिया में। ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है मेरे ख्याल दुनिया में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड का होगा जिसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट नहीं किया। तो ये दिस इज अ ट्रिब्यूट, दिस इज हैट्स ऑफ। अब जिस फनकारा की हम या मैं बात करने वाला हूँ वो भी बहुत बड़ी फनकारा है और इनकी पैदाइश हुई कलकत्ता में। ये गज़ल सिंगर हैं और बहुत ही मशहूर गज़ल सिंगर हैं। इनको अक्सर लोग मलिका गज़ल का भी खिताब देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है। मैं चंद पंक्तियां में पढ़ देता हूँ, मुझे यकीन है आप सब जान जाएंगे। वक्त की कैद में ज़िंदगी है मगर चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं, इनको खोकर मेरी जाने जहाँ उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। अब तो समझ गए आप भी जाने की जिद मत कीजिए, जुड़े रहिए क्योंकि एक ऐसे फनकारा से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जिनका नाम है फरीदा खानम। क्या सिंगर हैं, ये भी कमाल की सिंगर हैं। और मेरी मुलाकात 2-3 बार हुई थी, बहुत छोटा था मैं, और मैं इनके स्टाइल से बड़ा मतलब मुतासिर इसलिए हुआ। इनको मैंने पहली बार टेलीविज़न पर देखा था बहुत अरसा पहले। आई एम टॉकिंग ऑफ द मे बी जब टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी था जब। और सबसे ख़ास बात जो नोट की थी कि शी वॉज और स्टिल इज़ वेरी ग्रेसफुल एंड वेरी गुड लुकिंग। मुझे याद है मैं छोटा था और फरीदा खानम साहिबा कुछ लाइव गा रही थी टेलीविज़न पर, तो उनका स्टाइल जो था वो बैठकर ऐसे, और उनका बायां हाथ राइट हैंड नीचे होता था और बाजा वगैरह कुछ नहीं बजाते हैं, लेफ्ट हैंड से वो अदा करती थी कि आज जाने की। अब मैं एक्चुअली रेडियो पर बैठा हूँ, नहीं तो आप अगर मुझे देख सकते तो मैं, मेरा बायां हाथ ऐसे जा रहा है जैसा फरीदा साहिबा का।
और सब के सब जितने भी मतलब हमारे बुजुर्ग थे उस ज़माने में, सब लोग फिदा कि भाई गाती तो बहुत खूबसूरत हैं, दिखने में भी खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी अदा जो है गाने की, और जिस तरीके से बायां हाथ चलता है ऐसे लेफ्ट, वो एक ख़ास इनका एक स्टाइल ट्रेडमार्क बन गया। और इतना इनका एक अपना रंग, आंख बंद करके खूबसूरत औरत गा रही हैं। और खूबसूरती का ये मतलब नहीं कि गाने में कुछ कमी है, गाने में वही पुख्तगी है। इन्होंने बाकायदा क्लासिकल सीखा, अपने फ़न पर महारत हासिल की और दुनिया में अपनी छाप लगाई। और ये बाकी की चीज़ें, खूबसूरती, अदा, ये दीज आर ऑल एडेड थिंग्स। तो फरीदा खानम साहिबा आज भी उनको सारी दुनिया जानती हैं। और खुसूसन इस नगमे से आज जाने की ज़िद न करो, हालांकि ये नगमा पहले भी हबीब अली मोहम्मद साहब ने गाया है, लेकिन जब फरीदा खानम साहिबा ने जब इसको गाया तो ये सारी दुनिया में मशहूर हो चुका। हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि मुझे आप लोगों से कितना प्यार है। जी, प्रोग्राम जो आज सुन रहे हैं वो है विमेंस डे स्पेशल। हम बात कर रहे हैं उन औरतों की जिन्होंने अपने काम और अपनी जिद्दत की वजह से मौसीकी की दुनिया में एक अपना मकाम और ठोस मकाम बनाया। अभी आप सुन रहे थे बेगम परवीन सुल्ताना, उन्होंने ये फिल्म में नगमा गाया था। हालांकि वो खुद क्लासिकल सिंगर हैं, किराना घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, क्लासिकल गाती हैं, लेकिन ये पहली बार उन्होंने फिल्म में गाना गाया था और ये बहुत मशहूर हुआ। मेरे ख्याल से इट्स वेरी क्रेडिटेबल कि क्लासिकल, प्योर क्लासिकल गाने वाली शख्सियत एक फ़िल्म का गाना बंदिश में गाए। बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उन्होंने करके बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो मेरे ख्याल में बाकायदा एक अनमोल रत्न है। इन्होंने बहुत अरसा पहले एक फ़िल्म अनमोल घड़ी से अपनी शुरुआत की थी, और इनका एक्चुअल पैदाइशी नाम जो है अल्लाह वसाई। पैदा हुई थी पंजाब में 1926, ब्रिटिश इंडिया उस ज़माने में था। और इन्होंने हर किस्म के गाने गाए, मतलब फिल्म, गज़ल, क्लासिकल, पंजाबी, कव्वाली भी, और उसके साथ साथ फिल्म डायरेक्शन भी की, एक्ट्रेस भी थी, म्यूज़िक कंपोज़र भी थी। और तकरीबन 1930 से ऑलमोस्ट 1996 तक इनका कैरियर रहा, गाती रहीं, परफॉर्म करती रहीं। और इनका नाम अब बताऊंगा मैं, नूर जहां। और नूर जहां का मतलब ही होता है कि नूर, लाइट, स्पिरिचुअल लाइट, जहां दुनिया, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को इतना डोमिनेट किया कि उनके बगैर वो म्यूज़िक इंडस्ट्री बिल्कुल बगैर इनके रह ही नहीं सकी। और जब ये हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, शी वॉज कॉल्ड द क्वीन ऑफ मेलोडी। इनके बारे में क्या कहूँ कि कम से कम 10,000 से ज़्यादा इन्होंने गाने रिकॉर्ड किए हैं अलग अलग ज़बानों में, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सिंधी। और शी वॉज अवॉर्डेड द हाइस्ट अवार्ड, प्रेसिडेंट्स अवार्ड। इनके उस्ताद थे नन अदर देन बड़े ग़ुलाम अली खां साहब। खां साहब ने अपनी शागिर्द बनाकर इन्हें ठुमरी, ध्रुपद, ख्याल की भी तालीम दी, लेकिन इनका एक एक्टिंग और प्लेबैक सिंगिंग की तरफ रुझान था। नूर जहां ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में लता जी ने खुद कहा है कि मैं उनको फॉलो करती हूँ, वो मेरी आइडल हैं। और बहुत सारे उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी है कि आज तक इवन फरीदा खानम साहिबा जिनके बारे में आपने सुना, वो सब नूर जहां को सामने मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को पहचानते थे। हमारा शो ख़त्म होता है आज का। जाने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ, आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये एपिसोड भी पसंद आया होगा, विमेंस डे स्पेशल। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे ट्विटर हैंडल पर @तलतअज़ीज़2 आप अपने तासुरात भेज सकते हैं। मेरी खुश नसीबी है कि मुझे विमेंस डे स्पेशल होस्ट करने का मौका मिला ऑन 92.7 बिग FM कारवाने गज़ल प्रोग्राम में। मैं हूँ तलत अज़ीज़। खुदा हाफिज़, अलविदा, शब बख़ैर। एंड अगले हफ्ते, अगले इतवार आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट।